दवा निर्माण की कच्चे माल पर घटे विदेशी निर्भरता। यह सर्वविदित है कि दवा निर्माण के लिए कच्चे माल के मामले में भारत विदेश पर निर्भर है। कोरोना संक्रमण काल में इतने कई तरह की नई समस्याओं को भी पैदा किया है। दरअसल कुछ वर्ष पहले चीन ने रेयर अर्थ मेटल जिस पर दुनिया के ग्रीन तकनीक का भविष्य निर्भर करता है, उसका भविष्य वैश्विक निर्यात मनमाने तरीके से रोक दिया था। चूंकि दुनिया के रेयर अर्थ मेटल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक चीन ही है, इसलिए उसने अपनी इस स्थिति का लाभ उठाया था। बात जब वैश्विक स्तर पर मुक्त व्यापार को बाधा पहुंचाने के नाम पर विश्व व्यापार संगठन में पहुंची और उसने चीन को ऐसा संरक्षणवादी आचरण करने से मना किया, तो चीन ने विश्व व्यापार संगठन की बात को भी ठुकरा दिया। यह उदाहरण सिद्ध करता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में राज करने वाले देश ऐसा कर विश्व समुदाय से सौदेबाजी करने से नहीं चूकते। डिस्प्रोसियम और टर्बियम जैसे रेयर अर्थ मेटल के जरिए चीन रक्षा तकनीक और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के आपूर्ति मामले में राज करता है। वहीं नियोडीमियम और प्रोसियोडीमियम जैसे रेयर अर्थ मेटल जो मोटर्स, टरबाइन और मेडिकल डिवाइस बनाने के काम आते हैं, उनकी आपूर्ति प्रणाली पर भी चीन का नियंत्रण है। ऐसा ही हाल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी एपीआई के मामले में भी है, जहां चीन की वैश्विक दबदबा बरकरार है। एपीआई को ही बल्क ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर भारत के एपीआई के कुल आयात की बात करो तो अमेरिका से 4%, इटली से 3%, सिंगापुर और हांगकांग से 2% आयात करता है। वहीं चीन पर अपने करीब 70% एपीआई आयात के लिए भारत निर्भर है। ये तब है जब मात्रा की दृष्टि से भारत विश्व के कुल जेनेरिक सस्ते मेडिसिन में 20% का योगदान करता है और विभिन्न वैक्सीन की वैश्विक मांग की 60% से अधिक आपूर्ति करता है। भारत विश्व भर में बड़े पैमाने पर एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स की भी आपूर्ति करता है। ब्रिटेन की 25% दवाइयों की मांग को पूरा करता है। अमेरिका में उपयोग में लाई जाने वाली 3 पिल्स में से एक भारत से भी भेजी गई होती। इन सब के बावजूद भारत का एपीआई आयात लगातार बढ़ता रहा है। वर्ष 2012 से 2019 के बीच यह 8.3% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ा है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत 15 अति आवश्यक दवाइयों के कच्चे माल के लिए चीन पर अति निर्भर है। विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा की दृष्टि से विश्व में तीसरा सबसे बड़ा और मूल्यात्मक दृष्टि से 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1438.9 करोड़ डॉलर मूल्य की दवाइयों का निर्यात किया और इसी वित्तीय वर्ष में 356 करोड़ डॉलर मूल्य के बल्क ड्रग्स का आयात किया, जिसमें चीन से 240 करोड़ डॉलर मूल्य का आयात शामिल है। इस मामले में चीन ने से इस अवधि में किया गया आयात कुल आयात का 67.5% था। चीन से बल्क ड्रग यानी एपीआई आयात करने की प्रमुख वजह कम कीमत है। वहां से आने वाली ड्रग
बल्क ड्रग की कीमत दूसरे देशों की तुलना में 30 से 35% कम होती है। इसमें भारत भी शामिल है। और एंटीबायोटिक या कैंसर के इलाज की दवाओं के मामले में तो भारत चीन पर ज़्यादा निर्भर है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, गठिया, वायरल इन्फेक्शन आदि के लिए कच्चा माल या फिर कई प्रकार के सर्जिकल औजार और मेडिकल मशीनें चीन से भारत आयात होने वाले फार्मा उत्पादों की सूची लंबी है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में पेनिसिलिन और एंजिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली 80% बल्क ड्रग्स या कच्चे माल का आयात चीन से होता है। जेजियांग, गुआंगडोंग, शंघाई, जियांगसू, हेबेई, निंगशिया, हार्बिन जैसे कुछ चीनी प्रांत हैं जहां से दवाओं को बनाने वाली बल्क ड्रग्स भारत आयात करता है। और जब वर्ष 2019 के आखिर में चीन के वुहान प्रांत से कोरोना वायरस के संक्रमण और फिर लॉकडाउन की खबरें आनी शुरू हुई तो भारत फार्मा क्षेत्र में भी हड़कंप मच गया था। भारतीय फार्मा क्षेत्र में भी हड़कंप मच गया था, क्योंकि बिना बल्क ड्रग्स या कच्चे माल के आयात के जेनेरिक दवाओं का उत्पादन भी संभव नहीं। गौरव तलब है कि लुपिन, सनफार्मा, ग्लेनमार्क, मैनकाइंड, डॉक्टर रेड्डी और टोरेंट जैसी कंपनियां अपने एपीआई सप्लाई के लिए चीन पर ही निर्भर हैं। भारत में प्रमुख सामग्रियों की कम उपलब्धता ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कमजोरी को उजागर किया। महामारी के इस तथ्य का पर्दाफाश कर दिया कि जरूरी मेडिकल उपकरणों के लिए भारत आयात पर निर्भर है। सप्लाई में अनियमितता की वजह से न केवल कुछ दवाओं की घरेलू उत्पाद आसमान पर पहुंच गई, बल्कि निर्यात पर पाबंदी की वजह से विदेशी व्यापार पर भी असर पड़ा। एपीआई आयात पर निर्भरता की कमी के लिए केंद्र सरकार सतर्क हुई। भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग ने चीन से उत्पन्न हुए कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में ड्रग सुरक्षा के मुद्दे को सुलझाने के लिए डॉक्टर ईश्वर रेड्डी कमेटी का गठन किया था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और राज्य सरकारों को बाजार में वहनीय कीमत पर एपीआई और अन्य फार्मूलेशंस की पर्याप्त आपूर्ति के सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया था, ताकि इस संबंध में कालाबाजारी और अवैधानिक रूप से एपीआई को जमा करना और देश में इसकी कृत्रिम कमी को रोका जा सके। एपीआई का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिले प्रोत्साहन। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने पिछले वर्ष प्रस्तावित बल्क ड्रग्स और चिकित्सा उपकरण पार्क के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। देश भर में 3 बल्क ड्रग पार्क और 4 चिकित्सा उपकरण पार्क के प्रस्तावित विभाग के विकास के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के लिए ये बैठक की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और दवा सुरक्षा को मजबूत बनाने पर जोर दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयात पर निर्भरता को कम करने तथा स्थानीय विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 21, 2020 को 3 बल्क ड्रग्स पार्क और 4 चिकित्सा उपकरण पार्क के विकास से संबंधित योजनाओं को मंजूरी दी थी। इस योजना को प्रोत्साहन देने के तहत भारत सरकार ने 3 बल्क ड्रग पार्क में से प्रत्येक के लिए अधिकतम 1000 करोड़ रुपए या साझा ढांचागत संरचना सुविधाओं के निर्माण की परियोजना लागत का लगभग 70%, पर्वतीय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के मामले में 90%, इनमें जो भी कम हो एक मुफ्त अनुदान के रूप में देगी। इसके अलावा
सरकार ने वर्ष 2020-21 से 2027-28 तक की योजना अवधि के दौरान 6,940 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में 53 चिन्हित महत्वपूर्ण KSM ड्रग इंटरमीडिएट और API के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दी है। इस प्रकार चिकित्सा उपकरण पार्क को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार 4 चिकित्सा उपकरण पार्क में से प्रत्येक के लिए अधिकतम 100 करोड़ रुपए या साझा ढांचागत संरचना सुविधाओं के लिए निर्माण की परियोजना लागत का 70%, पर्वतीय और पूर्वोत्तर के मामले में 90% या फिर इनमें जो भी कम हो एक मुश्त अनुदान के रूप में देगी। इसके अलावा सरकार ने 2020-21 से 2025-26 तक 3,420 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में चिकित्सा उपकरण के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी। वहीं केंद्र सरकार ने बीते दिनों बल्क ड्रग पार्क की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए भी एक योजना अधिसूचित की है। इसके तहत चुनिंदा पार्क के लिए सामान्य बुनियादी ढांचा सुविधाओं की 70% परियोजना लागत तक वित्तीय मदद देने का प्राविधान है, जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी इलाकों के लिए 90% तक की परियोजना लागत की वित्तीय मदद मुहैया कराई जाएगी। इस योजना के तहत एक बल्क ड्रग पार्क के लिए अधिकतम सहायता 1,000 करोड़ रुपए तक होगी। इस योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 3,000 करोड़ रुपए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में VM कटोच की अध्यक्षता में इस विषय पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई है। इस समिति ने एक्सक्लूसिव पार्कों की स्थापना जैसे कई सुझाव दिए। इस बारे में साल 2017 में एक ड्राफ्ट पॉलिसी भी बनी, लेकिन उसके बाद इस मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई। API उत्पादन में चुनौतियां। भारत में API इंडस्ट्री को प्रदूषण के सख्त मानकों से भी गुजरना पड़ता है। API को देश की 18 सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली उद्योगों में से एक माना जाता है। इस वजह से भारतीय फार्मा इंडस्ट्री चीन से सस्ता API आयात करना ज़्यादा मुनासिब समझती है। इसके अलावा भारतीय दवा उद्योग शोध एवं विकास पर बहुत ज़्यादा खर्च करने में दिलचस्पी नहीं लेता है। दूसरी ओर भारत का विनिर्माण क्षेत्र चीन के मुकाबले प्रतिस्पर्धी नहीं है। सस्ती बिजली, सस्ती ज़मीनें, सस्ते लेबर आदि की बदौलत चीनी उद्योग API उत्पादन में छा गया है। उसने अपने API की भारत में डंपिंग शुरू कर दी है। चीन की बेहद सस्ती API की वजह से भारत में घरेलू API उत्पादन करने वाले प्लांट बंद हो गए। भारतीय कंपनियां धीरे धीरे API के उत्पादन से पीछे हटने लगी क्योंकि इसमें पूंजी का निवेश ज़्यादा मुनाफा नहीं दे रहा था। भारत में API की लागत ज़्यादा होने के कई कारण हैं, जिनमें महंगी तकनीक और इसके उत्पादक के लिए बुनियादी ढांचे की ज़रूरत शामिल है।